चलो अब जो हम लोग को पढ़ना है वो है सेल्स इन पैरेलल। सेल्स इन पैरेलल। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं सेल्स इन सीरीज़, मतलब दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। सेल्स इन सीरीज़ हम पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब ई इक्विवेलेंट होता है E1 प्लस E2 प्लस डैश EN, अगर सेम मतलब इसमें कनेक्टेड है तो। और इसका जो R इक्विवेलेंट होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश RN के इक्वल। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है सेल्स इन सीरीज। अगर सेल्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या बनेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। बहुत सिंपल सा तरीका है, इसमें तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो पहला सेल्स जो हैं इन पैरेलल, उसके दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि जितने भी हम लोग सेल्स कनेक्टेड करें उन सब का एक ही EF हो, मतलब किसी में भी कोई भी डिफरेंस ना हो। एक केस ये बनता है, जैसे मान लो अगर ऊपर वाला सेल 2 वोल्ट का है, दूसरे वाले 2 वोल्ट का, तीसरा वाले 2 वोल्ट का है, तो ये तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी अगर बराबर हो तो ये ज़्यादा आसान है। और एक होता है कि ऊपर वाले सेल का अलग रेजिस्टेंस और वोल्टेज है और नीचे वाले सेल का अलग रेजिस्टेंस और वोल्टेज है, तब जाके इसकी सिचुएशन क्या क्रिएट होगी। ये थोड़ा घुमावदार है, कंफ्यूजिंग। ये तो बिल्कुल देखते साथ ही तुम्हें याद हो जाएगा, इसलिए हम पहले वाला पढ़ने वाले हैं। जो हम पहला केस डिस्कस करने वाले हैं वो पहला केस ऐसा है कि सारे जितने भी सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड होने वाले हैं उनका EF और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस सबका बराबर है, इसलिए हमें इतना सा मान लो कितने भी मान लो भी हम 3 के लिए निकालते हैं, बाकी लिए हम ईजी निकालते जाएंगे। मान लो E है, ABE है और EBE है, इन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है। तो इसका हम बहुत सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। अब तुम से जब जानते हो कि जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बेटा। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू द 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 1/RN। इसका अपॉन में होता है, क्योंकि अब देखो इन सब का हमने कहा कि सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, मतलब सबका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते 2 ओम है, इसका भी 2 ओम है, इसका भी 2 ओम है, इसका भी 2 ओम है। तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, ऊपर आएगा नंबर ऑफ सेल, मतलब जितने भी तुम सेल कनेक्टेड कर रहे हो, अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जो हम लिखेंगे वो किसी एक का लिखेंगे। अगर इसी का हम एग्जाम पे लेके देखते हैं तो हम R इक्विवेलेंट पता कितना आएगा, 3 सेल हैं और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 है, 2 आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3.66। इतना आसान है, आ गया होगा। इसमें हम R इक्विवेलेंट मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। उसके लिए हमारा फॉर्मूला ये रहा, बहुत सिंपल सा है कि नंबर ऑफ सेल अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेल। इसमें बहुत सिंपल सा तरीका है। अब दूसरी तरफ हम जाते हैं कि जैसे मान लो कोई भी ये सर्किट है, ये मान लो सेल लगा है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और इस किसी R लोड के नाम से कनेक्टेड है, इसका EF E है और इसके अक्रॉस तो B मतलब वोल्टेज B होगा, उससे अपन को मतलब नहीं है। तो अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि EF इक्वल टू I R प्लस R, कल वाले लेक्चर में बताया। तो I इक्वल टू क्या होता है, EF अपॉन R प्लस R। अब इसमें लगे हैं ढेर सारे कॉम्बिनेशन। ये समझ लो कि जितने भी ये सेल कनेक्टेड हैं इन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो है। जितने सब ये सेल कनेक्टेड हैं, क्या है, सेल कनेक्टेड हैं, उन सबको एक सेल मानेंगे।
मतलब उन सबको हम क्या मानेंगे, बैटरी की तरह हम इसको अज्यूम कर लेंगे। तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट क्या है, आर इक्विवेलेंट हम बता चुके हैं कि क्या है, आर अपॉन एम। जो एम है वो है नंबर ऑफ सेल। तो मतलब आर इक्विवेलेंट है आर अपॉन एम, एम मतलब नंबर ऑफ सेल। इतना कन्फर्म आ गया। हमने किसका निकाल लिया है, रेजिस्टेंस तो हमने निकाल लिया है। अब हमें ईएफ पे बात करनी है। ये बताओ, इसका वोल्टेज ई है, इसका वोल्टेज ई है, इसका वोल्टेज ई है, तो तुम इतना तो जानते होगे कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ई है। क्योंकि तुम सब जानते हो कि सीरीज पैरेलल में क्या कॉमन होता है, वोल्टेज। तो इतना तो ई हो गया है। तो अगर हम मान के चलते हैं तो आई इक्वल टू क्या होगा, ये होगा टोटल ईएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल ईएफ तो ई है, क्योंकि इसके बाद और कोई दूसरा तो ऑप्शन है नहीं है। और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा कि जिसके अक्रॉस तुम कनेक्ट की हो वो आर प्लस आर इक्विवेलेंट। इतना सा हमारे पास सिंपल सा आ गया है कि नहीं, आर अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ अपॉन आर प्लस आर अपॉन एम। इतनी सी शायद कहानी हो गई है समाप्त। इससे ज़्यादा अब तुम्हें नहीं लेनी टेंशन। अब देखो एक सिंपल सी बात है कि कभी कभार एक क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार आ जाता है कि अगर R इज़ मच ग्रेटर देन R अपॉन एम, ये मान लो, इसको मान लो हम मान लेते हैं 1000 ओम, और R अपॉन एम का जो रेशियो है वो कितना है, वो मान लो 1 ओम। तो इसके कंपैरिजन में ये तो बिल्कुल निगलेबल है। तो इस सबको हम हटा देंगे और आंसर क्या आ जाएगा, आएगा आई अपॉन ई अपॉन आर। पहला केस। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो आर है वो बहुत छोटा, आर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाए आर अपॉन एम से। अगर मान लो कि आउटर का रेजिस्टेंस जो हम लगा रहे हैं वो मान लो 10 ओम का ही है, और इसका मान लो कितनी तक का है, 10,000 तक का लग रहा है। बस इतना लगता नहीं, मान लेते हैं अगर बहुत ज़्यादा है, ये वाला रेशियो है, तो इसके इसमें इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो फिर हम क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू ई अपॉन आर अपॉन एम। तो ये बन जाएगा एम ई अपॉन आर। एम क्या है, नंबर ऑफ सेल, ई क्या है किसी एक सेल का मतलब ईएफ, और आर क्या है उस किसी एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तो काफ़ी आसान है। अब एक केस ये बनता है कि अगर दोनों सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएफ अलग अलग हों, जैसे मान लो इसमें तुम बहुत सिंपल सा मान लो, इसे इसको मानते हैं इसमें ज़्यादा कोई टेंशन। जैसे मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, R1 को हमने मान लिया 3 ओम, और मान लो EF है, E1 को हमने कितना मान लिया, इसको मान लिया हमने 5 वोल्ट। अब तुम इसका भी मान लो, इसका हमने मान लिया कि 7 वोल्टेज, और इसको हमने पता कितना मान लिया, R2 मान लिया हमने 4 ओम। अब इन दो, जैसे इस पॉइंट को A बोलते हैं, इस पॉइंट को हम B बोलते हैं, इसमें से I करंट फ्लो होगा। अब ये बताओ कि जैसे मान लो ये कोई नाला है, इसमें से अगर 10 लीटर पानी आ रहा है तो कुछ इसमें से आया होगा और कुछ इसमें से आया होगा। सिंपल सी कहानी है कि नहीं। अभी किरचॉफ लॉ में सब क्लियर हो जाता है। मतलब जो 10 है वो इसके और इसके मिलने से बना है। ऐसी जो आई करंट मान लो यहाँ हो रहा है कितना भी, एग्जैक्ट हमें अभी कुछ नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं, अब तो हमने मान लिया है 10 ओम। अभी मुझे पता नहीं किससे वैल्यू अलग दिया, उसी मुझे जानकारी नहीं है। तो इसमें से I1 होगा, इसमें से I2 होगा, और I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2। सिंपल सी कहानी है कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये बताओ कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल, मतलब इसके अक्रॉस हम निकलते होंगे तो क्या होगा, V1, और इसके अक्रॉस क्या होता है, V2। तो ये बताओ कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल टू E माइनस आई आर। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। अगर हम कहें कि B कितना होगा,
तुम कहोगे E1 माइनस I1 R1। अगर हम ये तो हमने किसके लिए बोल दिया है, V1 के लिए। नहीं, देखो वोल्टेज ड्रॉप तो दोनों में सेम रहेगा, मतलब इस पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है, वो है B। ये जो पहला वाला आ रहा है ये आ रहा है पहले वाले सेल से। अगर हम दूसरे वाले सेल से अगर एक इक्वेशन बनाते हैं तो कितना आएगा, तो वो आएगा B इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। इतना कंफर्म है, इतना तो तुम्हें लगभग सबको समझ में आना चाहिए। इससे अगर हम I1 की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, इससे आएगी, अगर इसको हम इक्विवेलेंट करते हैं तो आएगी E1 माइनस B अपॉन R1। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, कि देखो इसको हम इधर लाए हैं और इसको ले आए इधर, और R1 से हमने डिवाइड कर दिया। अगर चलो और देखते हैं, देखो हमने ऐसे किया ना कि I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस B, I1 इक्वल टू E माइनस B अपॉन R1। ये इसके लिए निकल आया। अगर इसके लिए हम निकालना चाहें I2 की वैल्यू तो सेम टू सेम वही प्रोसेस, E2 माइनस B अपॉन R2। इतना हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें ये वाला फॉर्मूला बताया है कि I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू कितनी है, E1 माइनस B अपॉन R1, और I2 की वैल्यू है E2 माइनस B अपॉन R2। सिंपल सी तो कहानी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करो, I इक्वल टू E1 R1 माइनस B R1 प्लस E2 R2 माइनस B R2। जो देखो सुनो, E वाले टर्म एक साइड ले आओ, और B वाले टर्म एक साइड ले आओ। तो अगर इसको हम मिला के बनाते हैं तो आ जाएगा E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2। इन दोनों को लेते हैं तो माइनस B कॉमन, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इतना सा सिंपल सा एक मतलब डेरिवेशन है, इसके अलावा ज़्यादातर कुछ है नहीं है। हमने क्या कहा था कि जितना भी ये पूरा है, ये पूरा कॉम्बिनेशन है, इसको तुम किसके बराबर मान लो, एक बैटरी के बराबर। किसके बराबर मान लो, एक बैटरी के बराबर। जब तुम इसे बैटरी के बराबर मान लोगे तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस I R1, मतलब R। देखो ए वाला टर्म को हम E बोल देते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। और R जो है वो ए वाला टर्म है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या होनी नहीं चाहिए। तो E की वैल्यू क्या है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। और अगर हम कहें तुमसे कि R की वैल्यू क्या है तो तुम कहोगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ तक क्लियर। ये तो किसके लिए था, दो सेल्स के लिए था। अगर n नंबर ऑफ सेल उल्टे सीधे लगे हों, क्या लगे हों, n नंबर ऑफ सेल उल्टे सीधे लगे हों तो तुम इसमें क्या कर सकते हो, तो वही हमें थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है। यहाँ तक समझ में आ गया कि हम लोगों ने मतलब कैसे क्या अरेंज करके रखा है, कैसे क्या हो गया है। अगर देखो हम कहें अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं और वो भी मतलब किसी का 2 वोल्टेज है, किसी का 3 है, किसी का 5 है, किसी का 6 है, किसी का 7 है, अगर ऐसे अरेंजमेंट हो तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है। तो मैं तुम्हें ऐसे सिंपल से बताता हूँ कि मान लो ये इसका E1 है, E2 E3, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 E4 R4 डेड और कितना है RN और EN। और ये सब किस में कनेक्टेड हैं, सब हैं पैरेलल में। किस में है, पैरेलल में। तो जो इसका जो फॉर्मूला बनेगा तो वो बनता है क्या, क्या बनता है,
आई इक्वल टू क्या बनता है, आई इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डैश 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 EN/RN। ये हुआ। और फिर आ जाएगा क्या, माइनस B 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 1/RN। ये रहा जनरल फार्मूला। ये जो करंट है वो करंट यहाँ से आई से फ्लो होगा, ये वही करंट है जो यहाँ से फ्लो होगा। अगर इसी को तुम उसमें सिंपली बनाना चाहते हो कि इसमें कैसे बन जाएगा, तो वो भी तुम इजीली निकाल सकते हो। देखो यहाँ एक चीज़ मतलब मैंने थोड़ी जल्दी में नहीं देखी है, जो यहाँ ई की वैल्यू आएगी ना, ई की वैल्यू, हाँ ई की वैल्यू तो सही है, और बस आर की वैल्यू थोड़ी गलत हो गई है। ये 1/R की वैल्यू है, आर की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो क्या हो जाएगी, R1 × R2 अपॉन R1 प्लस R2। बस इतनी सी थोड़ी प्रॉब्लम थी। बात तो यही है। ये भी शायद थोड़ा देख लेना, इसका भी कुछ ना कुछ है कि नहीं। शायद इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलो ये डाउट्स क्लियर हुआ कि नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ में हो गया है। और पहले देखो, अगर तुम्हें ए रहा किसके लिए, ए रहा पैरेलल के लिए, किसके लिए है, पैरेलल के लिए है। अगर तुम्हें सीरीज़ के लिए देखना तो सीरीज़ के लिए भी कुछ ज़्यादा कठिन नहीं, आसान से ही है, उसको भी तुम आसानी से ईजिएस्ट वे में तुम इसे भी समझ सकते हो। तो वो ये होता है कि वो होता है आई, चलो इसको पुरानी वाली में देख लेना, उसमें ज़्यादा क्लियर है।